विजय अभियान हो गए ना, अब सैन्य सुधार पढ़ना है अपने को। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार। सैन्य सुधार मतलब समझते हो? मतलब सेना के अंदर जो कमियां थी ना, उन सब चीजों को ये ठीक कर रहा है। और इसमें से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, राइट। देखो, पहली चीज तो मैंने आप लोगों को बताई थी रणथंभौर के अभियान में कि जो खुम्स है उसको कितना कर रहा है, खुम्स को जो 1/4 था उसको क्या कर दिया, बदल के 4/1 कर दिया। पहले तुम सब मेरे सैनिक हो, मैंने तुमको भेजा, मैं तुमको तनख्वाह नहीं देता था। पहले क्या होता था कि तुम लोग लड़ने के लिए जाते हो, अब तुम लोग लड़े, तुमने खूब लूटा, तो उसमें से जो तुम अगर 4 चीजें लूटते हो या एक रोटी तुमने लूटी, तो उस रोटी में से मान लो ये 5 भाग हैं, तो उस 5 में से 1 में रखता था, 4 तुम रखते थे। या 5 सिक्के लूटे तो 1 सिक्के राजा को देते थे और 4 खुद रख लेते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया। क्या करा था कि अगर 4 1 है ना, मतलब तुम लोग 1 रखते थे, 1 और 3 आप लोग रखते थे, 1 में रखता था, राइट। ये ठीक है, 4:1 का मतलब ये होता है ना। 3 1 रख रहा है और दूसरा 1 रख रहा है, सही है ना? गलत है, पहला वाला सही था, है ना, 5 और 1 वाला। ये लो, अब ठीक है, फिर मैं वो बुरा मत करा करो। ठीक है, मतलब 1 रखता था और दूसरे को 4 देता था, यहाँ उल्टा कर दिया। अब राजा 4 रखेगा और सैनिकों को कितना देगा, 1। इसी कारण वो रणथंभौर गए थे। तो खुम्स में परिवर्तन लेके आ रहा है सैनिकों के लिए। दूसरी चीज ये क्या कर रहा है कि वेतन भोगी सेना रख रहा है। सेना आगे जाके इसने क्या करा, वेतन भोगी सेना रखी। मतलब अब आप लोगों को लूट में से कुछ भी नहीं मिलेगा, लूट का सारा कौन रखेगा, शासक रखेगा। आप लोगों को कितना देगा, जितनी आपकी तनख्वाह है, तनख्वाह के आधार पे आप लोगों को देगा। और क्या करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दाग प्रथा, हुलिया प्रथा। दाग प्रथा और हुलिया प्रथा, इन दोनों प्रथाओं में क्या होता है कि सपोज मानो कि आप लोग मेरे सैनिक हो, मेरे इक्तेदार हो, आप लोगों को मैं युद्ध पे लेके गया, आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन करा, अपन लोग जीत गए। अब मैं आप लोगों को पेमेंट करूंगा युद्ध का, तो जब मेरे को आप लोगों को पेमेंट करना है तो आप लोग लाइन में लगे, जैसे ये क्या बोलते हैं, पैसे कटाने के लिए लगते हो ना, पर वो लाइन बहुत ज्यादा लंबी रहेगी क्योंकि उसमें लाखों लोग लगेंगे। तो आप लोग लाइन में लगे तो ऐसा भी तो हो सकता है एक आदमी 2 बार आ जाए, आ सकता है ना आराम से, कि वापस पैसा मिल जाएगा। या कोई हथियार लेने के लिए 2 बार आ जाए कि एक बार हथियार ले ली, दूसरी बार बेच दूंगा। क्या गारंटी है कि वही सैनिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जैसे सपोज मानो इक्तेदारों के पास में सेना रहती है, राजा की ज्यादातर, कोई इक्तेदार है, मान लो ये इक्तेदार है, ये बढ़िया क्यूट सा इक्तेदार है, ठीक है। इस इक्तेदार के पास में बहुत सारे सैनिक है, इसको बोल रहा 100 सैनिक रख। अब इस इक्तेदार ने क्या करा उन 100 सैनिकों के लिए कि जब भी राजा मंगवाता है सैनिक, तब तो अच्छे बड़े बड़े सैनिक ले आता है, और जैसे ही राजा चला जाता है तो उनको बेच के और युद्ध में कौन कौन से ऐसे मजदूरों को इनको ले जाता है ताकि ज्यादा पैसे नहीं देने पड़े। तो इसके लिए इसने क्या करा, हुलिया प्रथा, मतलब मार्क रहते हैं चेहरे पे, तो किसके चेहरे पे कौन सा मार्क है ऐसा करके पहचान बना दी, तो उसको क्या बोलते हैं, हुलिया प्रथा। दूसरी है दाग प्रथा, ये किसके लिए, घोड़ों के लिए, घोड़ों के लिए। इस प्रथा में क्या होगा कि घोड़ों में भी यही दिक्कत है। क्या होता था कि पैसे के लिए तो ये लोग क्या करते थे, जो इसके इक्तेदार थे, पैसों के लिए तो ये लोग अच्छे अच्छे घोड़े ले आते थे दिखाने के लिए कि यार राजा जी देखो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे घोड़े हैं, आपकी सेना में भेजेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी इनको ज्यादा पैसा देता था कि यार आपके अच्छे घोड़े हैं तो अच्छा पैसा देंगे। और युद्ध के टाइम पे क्या करते थे, तो खच्चरों को ले जाते थे लड़ाने के लिए,
जो ढंग से ना लड़ पाते हैं, बिल्कुल पतले पतले मरियल मरियल सैनिक, तो उसमें हार होने की संभावना रहती है ना। तो इसने क्या करा, दाग प्रथा, मतलब उस पर दाग लगा देते हैं। देखा आप लोगों ने, घोड़े पे नंबर्स लिख देते हैं जला के, ऐसे गरम गरम सलाखे रहते हैं, उस पर लगा देते हैं, तो उसकी चमड़ी जल जाती है, तो हमेशा के लिए नंबर लिखे हुए रहते हैं। उसको क्या बोलेंगे, दाग प्रथा। तो ये मोस्ट IMP है। ये किसने चलाए थे, किसने चलाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग प्रथा और हुलिया प्रथा। हुलिया प्रथा किसके लिए? इंसानों के लिए। दाग प्रथा किसके लिए? घोड़ों के लिए। एक विभाग बना रहा है, पायगाह विभाग। ये भी बहुत मोस्ट IMP, ये IMP है, ये भी IMP। ये अभी हाल नेट में पूछा था, पायगाह विभाग किससे संबंधित है? पायगाह विभाग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ उच्च नस्ल के घोड़ों को पैदा करते हैं लोग, यहाँ क्रॉस करवाते हैं घोड़ों को। कि मतलब एक अरबी घोड़े हैं और भारतीय घोड़े हैं। अरबी घोड़े क्या है, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, है ना, ताकतवर होते हैं, युद्ध में उनका बहुत यूज होता है। भारतीय घोड़े क्या है, ताकतवर कम होते हैं थोड़े, है ना, आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते, पतले पतले होते हैं युद्ध में। पर क्या है, अरबी घोड़े बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। अरबी घोड़े क्या होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे। और जो अरबी घोड़े रहते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, भारतीय घोड़े सस्ते होते हैं। तो आप लोग बीच का काम क्या करोगे ना, आप बहुत ज्यादा पैसा लगाना चाहते हो, बल्कि बहुत अच्छे घोड़े भी चाह रहे हो, तो क्या करोगे, उन दोनों को क्रॉस करवाओगे। तो जो क्रॉस करवाने से बीच की नस्ल आएगी वो सस्ती भी रहेगी प्लस अच्छी भी रहेगी। समझ रहे हो? तो बस ये क्रॉस करने की जगह थी। इसको क्या बोलते हैं, पायगाह विभाग। यहाँ पे घोड़ों को पैदा करते थे, है? क्रॉस का सेंटर था, सेंटर। और यहाँ दो तरह के घोड़े थे, अरबी और भारतीय। ठीक है। एक और चीज भी है, अलाउद्दीन खिलजी ऐसे ही फेमस नहीं हुआ है। देखो, अलाउद्दीन खिलजी आपको मानना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो बहुत ज्यादा महान शासक भी है। उसने हिंदुओं पे चाहे कितने अत्याचार करे हों, पर ऐसे शासक के तौर पे तो मानना पड़ेगा, सेनापति के तौर पे मानना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो मंगोलों और भारत की जो सीमा थी, वो उसके पहले क्या थी, रावी नदी। जो मंगोल और भारत के बीच में जो सीमा थी ना, वो क्या थी, रावी नदी थी पहले। अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी सिंधु नदी। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, ये रावी है, ये सिंधु है। पहले यहां तक मंगोल घुस गए थे, अब इसने खदेड़ दिया है उनको, पीछे फैला दिया है कि तुम जाओ यहां से। खूब युद्ध लड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी। यहां तक कि इसकी जो मूवी है ना पद्मावती, उसमें इसको मंगोलों से लड़ते हुए बताया। जब इसका जो ससुर है वो बोलेगा कि मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, कौन इनसे जीतेगा, तो अलाउद्दीन खिलजी बोलेगा मैं जीत के आऊंगा इनसे। उस टाइम राजा भी नहीं था वो। तो ये मंगोलों की सीमा क्या कर रहा है, पीछे कर रहा है। समझ रहे हो ना आप लोग, पीछे करना मतलब पहले रावी नदी तक आ गए थे मंगोल, पर अलाउद्दीन खिलजी ने उनको पीछे खदेड़ के कहां तक पहुंचा दिया, सिंधु तक। फिर एक तुमन पद्धति, तुमन नहीं, ये मंगोलों के एक वर्गीकरण है। इस वर्गीकरणों को क्या बोलते हैं, ये सेना का वर्गीकरण कर रहा है मंगोल पद्धति के आधार पर। वर्गीकरण, सेना का वर्गीकरण किस आधार पर कर रहा है, मंगोलों के आधार पर। पहले क्या होता था भारत में, किसी के पास में 50 सैनिक है, किसी के पास में 70 है, किसी के पास में 80 है, किसी के पास में 100 है, 150, 200, अलग अलग। मंगोल ऐसे सेना नहीं रखते हैं। मंगोल कैसे रखते हैं, 10, 100, 1000। समझ गए? एक अधिकारी के पास में 10 सैनिक, उससे बड़े अधिकारी के पास में ऐसे 10, मतलब कितने हो गए, 100 सैनिक। उसके पास में ऐसे 10, मतलब कितने हो गए, 1000 सैनिक। मतलब इस पे कितने अधिकारी हैं, एक, इस पे 10 और इस पे 100, ऐसे रखते थे वो।
तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट आसान होता है। आज भी ऐसी व्यवस्था है। तो ये किसने करी? अलाउद्दीन खिलजी। यहां तक समझ में आ गया व्यवस्था? आगे बढ़े। ये सैन्य सुधार थे इसके। इसके और भी कुछ सुधार हैं, वो देख लेते हैं अपन, फिर खत्म करेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। अब इसके सैन्य सुधार की जगह सिर्फ सुधार है ना। ये कृषि में मसाहत पद्धति अपना रहा है, मतलब व्यवहारिक, मतलब जितने पहले क्या होता था, बटाई होती थी। बटाई मतलब अलग अलग अपने अनुमान से नाप लो। मसाहत पद्धति में क्या होता है कि अगर आपके पास में ज्यादा उपज हुई हो तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। पहले बटाई पद्धति में क्या होता है कि बस अपन ने पहले ही मान लिया कि आपके खेत का इतना हिस्सा मैं रखूंगा, या आपने अगर खेत को काट लिया है तो उसका गट्ठर बनाते हो कि इतने गट्ठर मेरे, इतने गट्ठर तुम्हारे, है ना। इसको लंक बटाई बोलते थे। राज बटाई मतलब ऐसे ही तूने फैला रखे, काट के बिखेर रखे हैं खेत में, और उसमें से मैंने बोल दिया कि इतना इतना मेरा, इतना इतना तेरा, एक ढंगेर मेरा, बाकी तेरे। ढेर लगाते हो ना वैसे। पर ये ऐसे बटाई पद्धति नहीं कर रहा है। ये कौन सी पद्धति कर रहा है? मसाहत, मतलब उसके हिसाब से लेंगे कि आपके उस टाइम कितनी हुई है फसल। अनुमान नहीं लगाएंगे, व्यवहारिक लेंगे। अनुमान में क्या होता है कि आप कि हाँ चलो इतनी इतनी ले लो, हाँ ऐसे नहीं, हम गिन के लूंगा, ऐसे तोल के लेंगे, ये व्यवहारिक। और क्या कर रहा है? तो उस समय गांव होते थे ना, गांव में खुद मुकद्दम चौधरी होते थे, 3 लोग, जो पूरे गांव पे नियंत्रण रखते थे। वो 2 टैक्स लिया करते थे। एक का नाम है किस्मत ए खोती, किस्मत ए खोती। दूसरा था हुकूक ए खोती, हुकूक ए खोती। मतलब आप लोगों को सुन के मजा आएगा कि ये टैक्स लेते क्यों थे। कौन ले रहे हैं? खुद मुकद्दम और चौधरी। मुकद्दम और चौधरी ये क्या लेते थे? टैक्स। एक एक किस्मत एक खोती और हुकूक एक खोती। हुकूक एक खोती तो समझ में आता है कि चलो यार हम अधिकारी हैं यहाँ के, है ना, हमारा फर्ज है कि आप हमारे संरक्षण में रह रहे हो, हम यहाँ के चौधरी हैं, गांव के पटेल बाप वैसे वाले, है ना, या ठाकर गांव के, ठीक है। तो उनका क्या फर्ज था? तो वो क्या लेते थे? 10% ऐसे लेते थे कि हमारा, क्योंकि हमारे संरक्षण में रह रहे हो तुम लोग, इसलिए तुमको जितनी तुम्हारी कमाई हो रही है उसका 10% तो देना पड़ेगा। ये किस्मत एक खोती वाला है ना, ये थोड़ा अजीब। किस्मत एक खोती का मतलब है कि क्योंकि मैं ऊंचे परिवार में पैदा हुआ हूं इसलिए तुम मेरे को 2.5% दोगे, क्योंकि तुम उस परिवार में पैदा नहीं हुए। ये 2.5% हराम का लेते थे, बिल्कुल हराम का पैसा था, बिल्कुल हराम का, कि तुम्हारी किस्मत खोटी है, किस्मत एक खोती है, तुम्हारी खोटी किस्मत है भाई, इसलिए तुमसे 2.5% देने पड़ेंगे उस खोटी किस्मत के लिए। ये 2.5% था। ये कितना था? 10%। अलाउद्दीन खिलजी दोनों खत्म करवा दिए, दोनों खत्म। अलाउद्दीन खिलजी का एक कथन है, बर्नी का एक कथन है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। बर्नी बोलता है कि जो खुद मुकद्दम चौधरी थे, जो हिंदू थे, वो उनकी स्थिति अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी ज्यादा खराब कर दी थी कि वो मुसलमानों के घर में उनकी औरतें जाके बर्तन मांजती थी। ऐसा कौन बोल रहा है? बर्नी बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? खुद मुकद्दम चौधरियों के लिए बोल रहा है। और क्या बोला कि अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी इतनी बुरी दशा कर दी थी कि उनकी औरतें मुसलमानों के घर में जाके बर्तन मांजती थी। ये उसने अतिशोक्ति करी है, क्योंकि बर्नी बहुत ज्यादा कट्टर आदमी है। इतिहास गवाह है कि चाहे किसकी भी सत्ता आ गई हो, पैसों का जो काम रहा ना, वो हिंदुओं के हाथों में ही रहा। इतिहास गवाह है। आप अंग्रेजों को भी देखोगे ना, पैसे अपने पास में रखते थे, है ना, क्योंकि आप अगर हिंदुओं को हटा दोगे ना भारत से,
तो अर्थव्यवस्था बचेगी ही नहीं। किसान यहाँ के, व्यापारी हिंदू, किसान हिंदू, जो उद्योगपति उस समय जो उद्योग थे छोटे मोटे, वो भी सब किसके हाथ में थे? हिंदुओं के हाथ में, है ना। जो बैंकर थे वो भी कौन थे? हिंदू थे। आप उनको हटा ही नहीं सकते हो भाई, अर्थव्यवस्था से ही नहीं हटा सकते हो। तो ये तो ज्यादा अति कर दी थी इसने, बर्नी ने। और क्या क्या कर रहे हैं? 2 कर लगा रहा है, 2 टैक्स, शहरी कर और घरी कर। शहरी कर, घरी कर, समझ जाओ ना खुद ही कौन से टैक्स है नाम से। हाँ हाँ, चरागाह पे, मतलब अगर आपने सरकारी जमीन पे चरा दिया तो क्या देना पड़ेगा? टैक्स, है ना, चराने पर। घरी घर मतलब घर बनाने पे, घर बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। पर ये इसमें भेदभाव करता है आदमी। जैसे अगर मुसलमान घर बनाए ना तो उससे 2.5% लेगा, पर अगर कोई हिंदू घर बनाए तो उस पर 5% लेगा। डबल टैक्स, धर्म के आधार पे। और क्या क्या कर रहा है देखते हैं। अब इसकी बाजार व्यवस्था है वो देखते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे। हुआ तो बाजार व्यवस्था देख लें, ये मोस्ट IMP है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था। आपने कैंटीन सिस्टम नाम सुना है? कैंटीन, आपके परिवार में कोई सेना में है? ये वाली कैंटीन नहीं, ये जो बंद पड़ी हुई, ये वाली कैंटीन नहीं, सेना वाली कैंटीन है। सेना में वो कैंटीन से सामान लेके आते हैं, है ना, सस्ता प्लस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ना, सस्ता मिलता है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए लोग फोन लगाते रहते हैं। जो सेना में रहते हैं ना लोग, यार ये लिया ना, वो लिया ना, शादी है तो कुछ और लिया ना, मंगाते रहते हैं, राइट। वो जो कैंटीन सिस्टम है वो स्टार्ट करने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सोचो। आज भी वो कैंटीन सिस्टम चल रहा है, वो व्यवस्था चल रही है, वो स्टार्ट करने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए अपने को इसको पढ़ना है। कैंटीन व्यवस्था में जो काम होते हैं वही काम इसने करे थे। इसने 3 बाजार बनाए सबसे पहले तो। अभी बाजार अलग अलग रहते हैं। अगर सोने का बाजार है तो उसको क्या बोलते हैं? सराफा, है ना। अगर धान वान खरीदना हो तो कहाँ जाओगे? मंडी, है ना। और कपड़ों का मार्केट अलग रहता है, सब चीजों का अलग अलग रहता है ना। ये भी बस अलग अलग मार्केट बना रहा है, रटने की जरूरत नहीं, बस अलग अलग मार्केट है। एक मार्केट का नाम है गल्ला मंडी। क्या नाम है? गल्ला गल्ला ए मंडी। दूसरे का नाम सराय ए अदल। अदल। और तीसरा है दास दासियों का। दास दासी, मतलब अपन ने इसको क्या बोला था? बेसबर। समझ में? 3 बाजार बनाए हैं उसने, गल्ला मंडी, सराय अदल और दास दासियों का। जो पहला बाजार है गल्ला मंडी, वहां पे कौन कौन से सामान मिलते हैं? तो जितने भी तरह के अनाज हैं वो सब कहाँ मिलेंगे? गल्ला मंडी में। जितना भी अनाज है ना, आप किसी भी तरह का अनाज लेना चाहो तो कहाँ मिलेंगे? गल्ला मंडी में। अगर आपको कपड़े वगैरह खरीदना है, कपड़े प्लस सूखे मेवे, बाकी बचे हुए सामान, मतलब मेन चीजों के लिए ये नॉर्मल मार्केट नहीं है। ये मार्केट किस चीजों के लिए है? कि अगर कोई सी चीजों की जरूरत पड़ी, जैसे खाने के बिना रह सकते हो, कभी रह सकते हो, कपड़ों के बिना रह सकते हो, नहीं रह सकते, ऐसी चीजों के लिए इसने बाजार बनाया है जिन चीजों की हम लोगों को मूलभूत जरूरत पड़ती है। इतनी चीज आई समझ में? दूसरा, दास दासी भी उस समय जरूरत पड़ती थी, तो इन तीनों के लिए अलग अलग बाजार बनाए हैं। अब इस बाजार की व्यवस्था में चीजों को समझ लेना, चाहो तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, है ना। इस बाजार के अंदर जितनी भी चीजें हैं, अभी तो क्या होता है कि आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से किसी भी चीज को बेच सकते हो,
ये चीज है, पेन है। अगर आपको मार्कर चारों को बांट दूं, मैं बोल रहा हूँ कि 5 रुपए का मार्कर है, तो मैं कौन खरीदना चाहता है? इसने बोला कि ये मार्कर 10 रुपए का है, इसकी इच्छा, बेच सकता है। पर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पैसा नहीं था। ये मार्कर कौन तय करेगा इसकी कीमत? अलाउद्दीन खिलजी तय करेगा कि ये 5 रुपए का है तो ये भी 5 रुपए में ही बिकेगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर कौन ध्यान रखता है? अगर सपोज मानो कि मैं गेहूं बेच रहा हूं, आपने मेरे से मांगा कि सर 2 किलो गेहूं चाहिए, और मैंने क्या करा, बाट के नीचे वो लगा दी चुंबक, और मैंने आपको 200 ग्राम कम गेहूं दिए। ठीक है, कीमतें सबकी सही है, पर मैं को ज्यादा कमाने के लिए क्या कर रहा हूं? चीटिंग कर रहा हूं। तो जो 200 ग्राम है वो कैसे निकालेंगे? मेरे शरीर का मांस काट के। अब कोई करेगा चीटिंग? होगी हिम्मत? करेगा नहीं भाई। बड़े 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 कठिन काम थे। एक तो क्या है, सब चीजों की कीमतें निश्चित है। दूसरी चीज, अगर कोई चीटिंग करता है तो उससे क्या करेंगे? मांस निकाल लेंगे। तीसरी चीज, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी के हिसाब से कीमतें निश्चित है। पांचवी चीज क्या है? व्यापार करने वाले भी निश्चित है। मैं तुमको सस्ता दे रहा हूं, सब्सिडी दे रहा हूं चीजों पे। बाहर तुमको जो चीज 1000 रुपए में मिलती है वो 200 रुपए में दे रहा हूं, तो तुम लोग मेरे से बहुत सारा सामान नहीं ले लोगे क्या? ने बाहर जाके नहीं बेच दोगे क्या? तो इस चीज में भी लिमिट है कि एक इंसान इतना सामान से ज्यादा नहीं खरीद सकता। बेचने वालों के भी नाम है कि ये लोग ही बेच सकते हैं, खरीदने वालों के नाम है कि इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं। जो लेके आएंगे, मुल्तानी व्यापारी जिनको बोलते थे, उनको भी निश्चित कर रखा है कि वो इससे ज्यादा नहीं लेके आ सकते, और वही लेके आएंगे। अब इसको अनाज चाहिए, गेहूं अच्छे किस्म का, तो इसने क्या करा है कि जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैंने बताया था, जो गंगा यमुना का दोआब है, दोआब क्षेत्र, दोआब प्लस दिल्ली, यहां के जितने भी किसान हैं उनको साफ साफ बोला है, बिल्कुल स्पष्ट, कि तुम जितना भी अनाज बेचोगे, मैं आपसे टैक्स मांगूंगा। पूरे देश वालों को बोल रखा है कि या तो आप टैक्स दे दो या पैसे दे दो, मतलब अनाज दे दो, टैक्स के बदले या क्या दोगे? पैसे। अभी भी ऐसा कर सकते हो क्या? सिर्फ पैसे ही देते हो टैक्स में, अनाज दे सकते हो? पर इसने व्यवस्था कर रखी थी, चाहो तो अनाज दो, चाहो तो पैसे दो। पर ये जो एरिया है दिल्ली और इसके आसपास का, उनको क्या बोल रखा था? आप सिर्फ और सिर्फ अनाज ही दोगे, पैसे नहीं चाहिए। और इतना तक समझा रखा था कि तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ इतना अनाज होना चाहिए कि तुम्हारा घर चल जाए। उससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा निकला तो फिर तुम लोगों पे क्या करेंगे? सजाएं मिलेगी। इसके अलावा कुछ लोग भी थे, जैसे बरीद। बरीद मतलब क्या होता है? गुप्तचर। लिख लो, कुछ लोगों के नाम लिख लो जो अलाउद्दीन खिलजी ने रख रखे थे। डेली मिलता था उनसे, डेली, कि क्या क्या चल रहा है मंडी में। एक का नाम है बरीद। बरीद मतलब क्या होता है? गुप्तचर। नेक्स्ट है मुहत्सिब। इस मुहत्सिब का काम क्या था कि सपोज मानो कि मैंने जो आप लोगों को कम अनाज दिया था, उस कम अनाज की शिकायत करने पे सजा कौन देगा? तो कौन देगा? मुहत्सिब देगा। तो इसका काम क्या है? सजा देना। और एक और है मोहनयान। ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी की व्यक्तिगत गुप्तचर है। व्यक्तिगत मतलब समझे? एक तो नॉर्मल गुप्तचर रहते हैं, उसके अलावा व्यक्तिगत मतलब कुछ लोगों को पता है कि हाँ ये मेरे गुप्तचर हैं, बाकी लोगों को पता है, मेरे मंत्रियों को पता है, पर मैंने ऐसे गुप्तचर बना रखे जो सिर्फ किसको पता है? सिर्फ और सिर्फ मेरे को पता है। क्या पता मेरे मंत्री धोखा दे देते तो ये क्या है? इसके व्यक्तिगत गुप्तचर हैं, व्यक्तिगत गुप्तचर। अलाउद्दीन खिलजी इनसे रोज शाम को मिलता है और पूछता है कि मंडी में क्या चल रहा है, कितने लोग पकड़ाए थे आज, मारा कि नहीं मारा उनको, अनाज की कमी तो नहीं हो रही है, अनाज का भंडारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक एक चीजें पूछता था कि किसी कोई क्या बोलते हैं, किसी मंत्री ने, किसी अधिकारी ने चीटिंग तो नहीं करी, सब चीजें पूछता था। यहां तक कि इन लोगों ने कभी ऐसा हो जाए कि अकाल पड़ जाए तो अकाल के लिए बकायदा इन्होंने बना रखे थे, क्या बोलते हैं ना, जहां पे भंडार गृह,
भंडार गृह बनवा रखे थे, उसमें भी निश्चित था कि इस आदमी को इतना अनाज देना है कभी अकाल पड़ा तो। समझ रहे हो? तो इसने बहुत अच्छी व्यवस्था चलाई थी ये, और आज भी ये व्यवस्था चलती है कैंटीन सिस्टम के नाम से। ठीक है, अपन अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार अंतिम दिनों को बाद में देखेंगे। इसने कुछ स्थापत्य देख लो, और इसके अंतिम दिन अपन बाद में देखेंगे। स्थापत्य भी देख लो, 2-3 चीजें बनवाई इसने। 1000 सितुन का महल बनवाया है। 2-3 चीजें बनवाई, बस उसको लिख लो स्थापत्य में, और ये चैप्टर खत्म करते हैं। पहला लिखना 1000 सितुन का महल। का महल। 1000 सितुन मतलब समझते हो? इसमें 1000 खंबे हैं, तो 1000 खंबों का महल भी बोलते हैं इसको। ये कौन बनवा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसी शौक राजा है, रहने के लिए चाहिए। ऐसे कोई विशेष कारण नहीं कि हाँ इसके लिए बनवाया, वहाँ ऐसे अपन घर बनवाते रहने। राजा है तो अच्छी चीज आगे चाहिए, तो बड़ा बनवा दिया इसने। इसको सीरी का किला बोलते हैं ना। सीरी का किला, सीरी का किला। और कुतुब मीनार के पास में अलाई दरवाजा बनवा रहा है। ये कहाँ बनवा रहा है? कुतुब मीनार के पास में। और लास्ट वो लिख लो हौज ए खास। हौज ए खास। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। इसके जो साथ वाले हैं वो लोग इसका साथ छोड़ने लगेंगे, इसके करीबी धोखा देने लगेंगे। इसकी पत्नी जो जब्त माली है वो षड्यंत्र रचने लग जाएगी। इसके जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ने लग जाएंगे। तब अलाउद्दीन खिलजी किसको बुलाएगा दक्षिण से? इसको मलिक काफूर को बुलाएगा कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद आदमी कौन है मेरा? मलिक काफूर। फिर मलिक काफूर खुद इसकी पत्नी जब्त माली शादी कर लेगा और इसको मार देगा। इतना प्यार करा इसने। मतलब इतिहास से सीख लो भाई, जहाँ सत्ता की बात आती है वहां पे कोई अपना सगा नहीं होता। कितना प्यार करा था अलाउद्दीन खिलजी ने उससे। पत्नी जब धोखा दे रही है, बीमार पड़ा हुआ है आदमी, कोई साथ नहीं दे रहा, बच्चे मिलने के लिए नहीं आते कि पापा कैसे हो। बच्चों का ध्यान कहाँ पे? सत्ता के ऊपर है कि ये 1000 सितून का महल कौन रखेगा, है ना। ऐसे में क्या हो रहा है? वो एक व्यक्ति को बुला रहा है जो बाहरी आदमी है, वो भी धोखा दे रहा है। अच्छी मौत नहीं थी, बेचारा दुखी दुखी मरा। धन्यवाद।